Good morning everyone, good morning student, good morning and welcome to my new class. Okay, तो देखो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसको समझा था और उसको खत्म किया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मेरे पास अभी मार्कर नहीं है, तो डोंट वरी, जो भी मैं बोलूँगा वो चीज़ें लिखी हुई आपके स्क्रीन पे आएंगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। राइट, सब कुछ नहीं लिख के आएगा, बट हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो जरूर आपके स्क्रीन पे लिख के आएंगी। राइट, तो अभी हम लोग बात करते हैं आपके चैप्टर की, क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर सिविक्स। राइट, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि देखो, पहले तो आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक ही रहता है, बट जब आप क्लास 8 तक पढ़ते हो तो उसको सिविक्स कहते हैं, और जैसे ही आप क्लास 9 में जाते हो तो उस सिविक्स का नाम चेंज होकर पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। बाकी मैटर्स वही रहते हैं जो आप 7th में 8th में संविधान पढ़ रहे हो। क्लास 9th में भी आप वही चीज़ पढ़ोगे, बट वो थोड़ा सा आपका एक व्यापक रूप में, यानी कि एक लार्ज जो है रूप में, लार्ज साइज में आपके सामने आएगा। कहने का मतलब वही है, दोनों चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और प्रीएम्बल के बारे में। राइट, यही आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहले नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन यानी होता है संविधान, यानी कि समान विधान, समान यानी इक्वल और विधान यानी लॉ, कानून। तो जब सबके लिए कानून इक्वल हो उसी को कहते हैं संविधान, उसी को कहते हैं संविधान। राइट, देखो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक तरह का किताब है, एक तरह का किताब है जिसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉज है, कलेक्शन ऑफ अवर राइट्स है, कलेक्शन ऑफ अवर ड्यूटीज है, कलेक्शन ऑफ अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री है। समझना है, मतलब संविधान एक तरह का ग्रुप बनाया गया है हमारे कानून को हमारे बनाया गया, लिखा गया कि कौन कानून कहाँ लगेगा, गलती होने उस कानून की गलती पे आपको कैसे सजा दी जाएगी, और उसको क्या किया गया, कलेक्ट करके एक किताब में रख दिया गया, और उस किताब का नाम है संविधान। राइट, जैसे देखो आप लोग, आई थिंक जब आप लोग क्लास 9 में जाओगे, क्लास 7 8 का तो मुझे अंदाजा नहीं है, पर जब आप लोग क्लास 9 में जाओगे, जब आप लोग मैथ पढ़ोगे तो मैथ में आपकी एक साइड बुक आएगी, उसका नाम है आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर एस अग्रवाल एक राइटर का नाम है, उसके नाम पे बुक लिखी गई है, मैथ की बुक। अब मैं पूछूं आपसे कि मैथ की बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो आप कहोगे मैथ की बुक के अंदर मुझे अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे मैथ की, जैसे लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, बायनोमियल, 11th 12th की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैम्पर, और आपका आ जाएगा, मतलब बहुत सारे चीज़ आ जाएंगे। यानी वो सारी टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन हम उन सारी अलग अलग टॉपिकों को पकड़ के उनका एक कलेक्शन बनाएं और उस कलेक्शन को एक बुक का नाम दे दिए, उसका नाम हो गया आर एस अग्रवाल। उसी तरह हम क्या किए, अपने कानून को जगह जगह पे देखें कैसे कानून की जरूरत है। जैसे हम देखिए कोई हत्या कर दिया, अब इसको सजा मिलनी चाहिए, अब इसको सजा मिलने के लिए हमने कानून डाला, आईपीसी 302 सजा मिलेगी, इसको कानून डाला। अब उस कानून को क्या करेंगे, हम उस कानून को हम एक जगह रख लिए, फिर हमने कहीं देखा कुछ गलत हुआ, उस पर कानून बनाया, फिर हमने देखा यार यहाँ पे अधिकार समान नहीं मिल रहा लोगों को, एक काम करो इनको अधिकार दो समान और ये कानून बनाओ, इसको कोई तोड़ेगा तो उसको हम सजा देंगे, फिर एक कानून बना। तो ऐसे लोग समाज सोसाइटी में घूमते रहें या फिर देखते रहें, उनको लगा यहाँ पे कुछ परिवर्तन करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने चेंजेस किए और एक कानून बना के लाए, अपने पास रख लिए, और फिर वही सब कानूनों का कलेक्शन किए, उन्हीं सब कानूनों का एक कलेक्शन किए और बना दिए एक किताब, और उस किताब का नाम रख दिए संविधान। उस किताब का क्या नाम रख दिया, संविधान, यानी कि समान विधान यानी समान कानून, उसी को कहते हैं संविधान। समझ में आ रहा है, तो उसी को कहते हैं आपका संविधान। सेकंड जो आपका टॉपिक है प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल के बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रीएम्बल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। आप जब संविधान के अंदर हर एक आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल 32 पढ़ोगे, तो आर्टिकल 32 को भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन यहाँ पे तो प्रीएम्बल भी आत्मा है। अब आप कहोगे सर दोनों कैसे आत्मा है, तो देखो जो प्रीएम्बल है उसको संविधान की आत्मा, जो प्रोविंस काउंसिल बनी थी, जो बैठक बनी थी, वो सभी लोगों ने मिलकर ये स्वीकारा कि जो प्रीएम्बल है वो क्या है, संविधान की आत्मा है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब आर्टिकल लिखना शुरू किया, उन्होंने जब आर्टिकल बना रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा बहुत सारे लोग थे जो मिलकर वो आर्टिकल्स बना रहे थे, तो जब वो आर्टिकल बना रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि यार आर्टिकल 32 तो बहुत अच्छा, आर्टिकल 32 हमें हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी खनन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में कोई भी दखलंदाजी दे रहा है, उसको कोई ट्रबल पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आर्टिकल 32 कहता है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट छोड़िए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां के जज के सामने खड़ा होकर सीधे बोलिए कि मेरे मौलिक अधिकारों के साथ खनन हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। यानी कि देख रहे हो, जिस देश में अगर आपकी हत्या हो जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आपकी हत्या होगी तो आप तो ऐसे भी नहीं जाओगे, मतलब आपके परिजनों में, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव में किसी की हत्या हो जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। किसी आपने जमीन हड़प लिया, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। किसी के साथ गलत कृत्य कर दिया, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों में कोई खनन डालता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब गया, सीधे आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां के न्यायाधीश से कहिए कि हमें इंसाफ दो।
तो ये है आर्टिकल 32। इतना ताकत है आर्टिकल 32 में, इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा किसको कह दिया था, आर्टिकल 32 को कह दिया था। ठीक है, अब आर्टिकल 32 में 5 तरह के रीड्स आते हैं, वो सब ना आपको पढ़ने की अभी जरूरत है, ना आप उसको अभी पढ़िएगा, क्योंकि अभी आप क्लास 7 के हिसाब से अपना ही केवल देखिए। ठीक है, तो प्रियम्बल को क्या कहा गया, प्रियम्बल को आत्मा कहा गया। ठीक है, प्रियम्बल को क्या कहा गया, आत्मा को कह दिया गया। किसकी आत्मा कहा गया, तो संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान समझ में आया, समान कानून संविधान, समान कानून संविधान। संविधान एक तरह की बुक है जिसमें हमारे कानूनों के बारे में, हमारे क्या अधिकार हैं, राइट हैं, उसके बारे में, या फिर हमारी क्या ड्यूटीज है टुवर्ड्स अवर कंट्री, उस सब चीजों के बारे में लिखा है। किसमें लिखा है, संविधान में लिखा है। संविधान एक किताब है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो, ये संविधान बनाने की जरूरत भारत में क्यों पड़ी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हम सालों से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। किस चीज का स्ट्रगल, आजादी का स्ट्रगल। आजादी चाहिए हमें, किससे आजादी चाहिए, तो ब्रिटेन के लोगों से, ब्रिटिश से, अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए। जो अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे, हमें इनसे आजादी चाहिए। और हम क्या कर रहे थे, तरह तरह के स्ट्रगल कर रहे थे। पहला स्ट्रगल हमारा स्टार्ट हुआ, तो देखो छोटे छोटे रियासत में तो स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन पहला जो कंट्री लेवल पे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो हमारा हुआ था 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और वहां से एक बार पूरा देश जग गया। हालांकि उसको दबा दिया गया, लेकिन यहां से पूरे देश जग गया और लोगों को लग गया कि अब हमें क्या चाहिए, अब हमें आजादी चाहिए। उसके बाद तमाम तरह के जो है स्ट्रगल हुए, तमाम तरह की चीजें हुई। उसके बाद महात्मा गांधी का जो है आगमन हुआ भारत में। महात्मा गांधी ने अपने अनशन के दम पे, एक तरफ हिंसक तरीके से भी जो है चीजें चल रही थी, एक तरफ अहिंसक तरीके से भी चीजें चल रही थी। यही वजह था कि जो कांग्रेस था वो आगे चल के दो पार्टियों में बट गया, नरम दल और गरम दल। गरम दल वाले नेता वो नेता थे जो सीधे क्या करते थे कि हम इनसे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अंग्रेजों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि बहुत हाथ फैला लिया, अब अंग्रेजों के हाथ तोड़ने का वक्त आ गया है, ना कि हाथ फैलाने का। दूसरी तरफ नरम दल के नेता थे जो कहते थे कि नहीं, हम अभी भी हाथ जोड़ के आराम से इनसे विनती करेंगे कि ये हमें छोड़ दें, ये हमें आजाद कर दें और वापस चले जाएं अपने देश, वापस चले जाएं अपने वतन, हमारे वतन को आजाद करके वापस चले जाएं। तो दो पार्टियां बट गई। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल हुए, बहुत सारे संघर्ष हुए। उसके बाद जो है चौरी चौरा का कांड भी गोरखपुर में हो गया, जहां पे जो गरम दल के लोग थे वो इतना ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि वो पूरा एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया, पूरा एक पुलिस स्टेशन ही जला दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पुलिस वाले मारे, वहाँ पुलिस वाले प्रोटेस्ट वालों को मारे, जबकि वहाँ वो अहिंसक आंदोलन चल रहा था। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो करने आए थे, अब वहाँ की जो पब्लिक है वो एकदम गुस्सा हो गई, एग्रेशन में आ गई और वो पुलिस के पीछे दौड़ गई कि हम तुम्हें मार के रहेंगे, हम तुम्हें मार के रहेंगे। तो पुलिस वाले क्या किए, पुलिस वाले जाके जेल में जो है बंद हो गए, मतलब खुद ही जेल के अंदर चले गए, ताला लगा लिया, पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया, कहा अब आके दिखाओ। लेकिन गाँव वाले दिमाग के आधा पागल थे ही पहले से ही, उन्होंने कहा ठीक है तुम बंद कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। वो गाँव वालों ने पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद करके पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल छिड़क के पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया। जिंदा 22 सिपाही को जिंदा जला दिया, ब्रिटेन के 22 सिपाहियों को। तो हमारे बहुत सारी स्ट्रगल हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद एक टाइम पे ये भी आ गया था कि जो है ब्रिटेन को लगा कि यार अब तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो रहे हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि एक सांत्वना दी कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को भारतीय लोगों की ज़रूरत थी, लेकिन भारतीय लोग खुद ब्रिटेन से लड़ रहे थे। अब क्या होता है, तो ब्रिटेन ने कहा कि देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, तुम हमें अपने आदमी को दो, हम इनको आदमी को सैनिक बना के भेजेंगे वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए, मैं ये तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वर्ल्ड वॉर बाद तुम्हें आज़ाद करूँगा। लेकिन ब्रिटेन की मंशा ये बिल्कुल नहीं थी कि वर्ल्ड वॉर बाद आज़ाद किया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या कर रहे थे, एक तरह से यूज़ कर रहे थे, हमें उपयोग में ले रहे थे, बाकी उनकी कोई मंशा थी नहीं थी। लेकिन 1945 में जो लड़ाई हुई, वर्ल्ड वॉर हुआ, भले उसमें ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन की अलायंस जीत गई, लेकिन ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ। कहते हैं ना, अगर आप किसी कंट्री से युद्ध करो तो आप अपने एक्चुअल पोजीशन से 10 साल पीछे चले जाते हो, और ब्रिटेन को वही हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड सबसे भयानक वर्ल्ड वॉर था, और उसमें ब्रिटेन को खामियाजा भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से अब ब्रिटेन अपने एरिया में तो कमजोर हो ही गई थी, भारत में भी कमजोर हो गई, और भारत के लोगों ने फिर से मांग उठा दी कि अब हमें क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को आज़ाद कर दिया गया, भारत को गुलामी से मुक्ति मिली। देखो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसी तरह 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल गलत पढ़े हो। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ क्योंकि वो भारत से ही टूट कर गया, लेकिन भारत का जन्म नहीं हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था, भारत गुलामी से आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म कोई भी आज तक भूगोलवेता या कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये बता ही नहीं पाया कि भारत का जन्म कब था, क्योंकि भारत कब से है, भारत सदियों से। हम कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवा हमारा। हमारी हस्ती आज तक नहीं मिटी है, सदियों से हमारे दुश्मन है, सदियों से, लेकिन आज भी हमें कोई मिटा नहीं पाया। देख आप खुद ही देखे होंगे, मुगल आए हमारे पे, फिर ब्रिटेन के लोग आए, उससे पहले मुस्लिम आक्रमण लोग आए थे जो कि आते थे लूट के वापस चले जाते थे, लेकिन उसके बाद भी जो आज भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता है, जो भारत की परंपरा है, वो आज भी कायम है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ना कि वो पैदा हुआ था, समझ आ रहा है। तो यही सब क्या चीज चल रहे थे, स्ट्रगल चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ, ब्रिटेन कमजोर हुआ। अब ब्रिटेन ने हाथ जोड़ के कह दिया कि ये लो भैया,
अपनी ताकत, ये लो सारे कानून, अब हम चले, अब हम नहीं राज करेंगे तुम्हारे पे। यानी कि ब्रिटेन ने 15 अगस्त 1947 को पूरी तरह क्या कर दिया, अपनी पावर को भारतीयों के हाथ में देखेगा, अब हम जा रहे हैं। अब भारतीयों के दिमाग में एक चीज़ आया, यार पावर तो हमें मिल गई, लेकिन इस पावर का सदुपयोग करना है ना। हमें खाने को लड्डू तो मिल गया है, लेकिन इस लड्डू को अगर सभी में बांटना है तो हमें एक कानून बनाना पड़ेगा, हमें एक लॉ बनाना पड़ेगा। और यही कानून बनाने के लिए, यही लॉ बनाने के लिए हमारे दिमाग में संविधान की बात याद आई कि अब हमें मिलके, हम सबको मिलके संविधान बनाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को कानून बताना पड़ेगा, लोगों को इक्वल अधिकार देना पड़ेगा, जो कि ब्रिटेन के समय नहीं था। ब्रिटेन के समय कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म यानी होता है पूंजीवाद, यानी जिसके पास पैसे ज्यादा उसको अधिकार ज्यादा, जिसके पास पैसे कम उसको अधिकार कम। ये किसमें था, तो ये था ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद पावर ब्रिटेन ने इंडियन के हाथों में दे दी। अब यहां से सबका प्राइमरी फोकस क्या हो गया, तो प्राथमिक जो है सबका फोकस हो गया कि हमें संविधान बनाना है, हमें कानून बनाना है, हमें लोगों को उनके अधिकार दिलाने, सबको समान अधिकार की बात यहाँ पे की जाए। अब देखिए क्या हो कि हमारा संविधान जब बनने लगा तो क्या तुरंत ऐसे ही आते ही सबने लिख दिया, नहीं। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा। और हमारा संविधान अकेले नहीं बना, उसने कई सारे देशों के संविधान से इन्फ्लुएंस हुए, कई सारे देशों के संविधान को इंस्पिरेशन लिया और उसके बाद बनाया। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नया नया कि आपको खाना बनाना है, तो आप तुरंत खाना बना पाओगे नहीं। आप कुछ चीज़ें यूट्यूब से देखोगे, कुछ चीज़ें अपनी माँ से पूछोगे जाके, कुछ चीज़ें अपनी बहनों से पूछोगे, कुछ चीज़ें अपने दोस्तों से पूछोगे जो अकेले लॉज लेके कहीं पे तैयारी वगैरह कर रहे हैं। यानी आप अकेले खाना नहीं बना पाओगे, आपको सभी लोगों से पूछना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खाना बना रहे हो। उसी तरह जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हो गया था, जब हमारे संविधान को बनाया जा रहा था, तो सभी लोगों से पूछा गया, मतलब सभी देशों में जा जाके घूमा गया, पता लगाया गया कि इनके कानून में क्या है, इनके संविधान में क्या है, इनके संविधान में क्या है। उसके बाद धीरे धीरे उनके संविधानों से इन्फ्लुएंस होकर, उनके बाकी देशों के संविधानों से इंस्पिरेशन लेके हमने अपने संविधान में कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी जो कि हमारे देश के लिए ज़रूरत है। जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको लिया, और एकल नागरिकता लिया, यानी वन सिटीजनशिप लिया कि आप केवल एक ही सिटीजनशिप ले सकते हो। अगर आप भारत के वासी हो, आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली, तो आपको भारत की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, और छोड़नी क्या पड़ेगी, आपको छुड़वा ही दिया जाएगा। समझना है, मतलब आपको एकल नागरिकता का प्रावधान ये लिया गया। अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। मौलिक अधिकार लिए गए, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। उसके बाद से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, और कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया। राज्यपाल देखते हो आप, हर स्टेट में एक राज्यपाल रहता है। जैसे हमारे स्टेट का राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है ना, आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो हर एक स्टेट में एक राज्यपाल होना चाहिए जो सीएम के कार्यों पे निगरानी रखे कि सीएम आखिर कर क्या रहा है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये चीज़ लिए गए हम लोग कनाडा से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और आयरलैंड से नीति निदेशकता, तो यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया, जिसको कि सेकंड मौलिक अधिकार कहते हैं। देखो प्राइमरी मौलिक अधिकार हमारा क्या है, तो प्राइमरी फंडामेंटल राइट हमारा वही है जो प्राइमरी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। लेकिन क्वेश्चन पूछता है सेकेंडरी फंडामेंटल राइट कौन है, तो उसको कहते हैं डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से कहां तक है, आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल क्या क्या कहते हैं, वो सब जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना। बस मैं ये बता रहा हूं कि जब हमारा संविधान बना ना, तो अचानक कोई चीज़ नहीं बन गई। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको खाना बनाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फिल्म बनानी है, तो आप फिल्म अचानक बना दोगे, कुछ भी नहीं। आप सोसाइटी समाज में देखोगे किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, कैसा कंटेंट चल रहा है, क्या वो कंटेंट हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और वापस पसंद करेंगे। जैसे अभी जैसे गदर 2 फिल्म रिलीज हुई, इसको 15 अगस्त के एक हफ्ते पहले ही क्यों रिलीज किया गया, क्योंकि पता है गदर 2 जो फिल्म है वो देशभक्ति की फिल्म है, और अगर हम इसको इंडिपेंडेंस डे के ही वीक में अगर इसको हम रिलीज करेंगे तो ये अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी। यानी समाज को देखा गया, समाज के लोगों की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको देखा गया, और उस बेसिस पे डिसीजन लिया गया। वही सेम चीज़ हुआ जब संविधान बनाया जा रहा था, तो बहुत सारे देशों में घूमा गया, और बहुत सारे देशों में घूम के देखा गया। जैसे आयरलैंड में गया, आयरलैंड में देखा यार क्या है, तो आयरलैंड में देखा नीति निदेशक था, तो आयरलैंड का बहुत मसला ग्राम है। एक काम करो, इधर आइए, नीति निदेशकता तो लिखिए, नीति निदेशकता तो लिखिए। आगे चले गए अमेरिका घूमने, अमेरिका में देखे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो अमेरिका के, वो अमेरिका में क्या है यार, मौलिक अधिकार बहुत मस्त है, मौलिक अधिकार सही लग रहा है, फंडामेंटल राइट, मतलब सबको राइट मिलना चाहिए, लिख दो। और क्या क्या है, तो देखिए अरे उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद मिला, इसको भी लिखो, तो वो भी लिख दिए। तो यानी क्या है कि हम सभी देशों में गए, घूमे, और उन अपने अपने हिसाब से क्या किए, जो चीज़ें हमारे देश के लिए सही थी उसको रखे, जो चीज़ें सही नहीं थी उसको निकाल दिया। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ले, जैसे ब्रिटेन में क्या है, जो रानी का पद है, जो राष्ट्रपति यानी कि जो हमारे वहाँ की रानी का पद है, वो हेरिडिटी वाला है, मतलब वो वंशानुगत है, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे ही बैठेंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी वैसे ही पद लाया गया राष्ट्रपति का,
सेम जैसे ब्रिटेन की रानी है उसी तरह सेम भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन ब्रिटेन की रानी का क्या है, वंशानुगत है, उनके बच्चे ही आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति का ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। समझ में आया? प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। जो लोग कहते हैं ना कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, अरे भैया प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी है उनका चुनाव होता है, और वो सब मिल के किसी एक व्यक्ति का नाम देते हैं और वो व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। समझा? जैसे भारतीय जनता पार्टी जीत गई, फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ज्यादा जीते पार्लियामेंट में, अब वो एमपीज जो है आपस में मिलकर नाम देंगे कि जैसे मैं मोदी जी को चाहता हूं प्रधानमंत्री बने, कोई करेगा मैं योगी जी को चाहता हूं प्रधानमंत्री बने, मतलब अलग अलग तरीके से सब लोग देंगे, अपना अपना डिसीजन देंगे कि हम इनको चाहते हैं, जो मैक्सिमम लोग जिनको चाहते हैं वही जाके आगे प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं, प्रधानमंत्री का सिलेक्शन होता है और राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। समझा? अब कहोगे राष्ट्रपति का सर हम लोग तो कभी इलेक्शन नहीं दिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन हम लोग नहीं देते, हमारे चुने हुए उम्मीदवार, जैसे हमने जो विधायक को भेजा है, हमने विधानसभा में, हमने जो एमपीज को भेजा है पार्लियामेंट में, संसद में, वो लोग मिलकर इलेक्शन करते हैं किसका, राष्ट्रपति का। तो जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वो जनता के नजरों से देखो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हमने अपने प्रतिनिधि को भेजा और वो जाके राष्ट्रपति को चुन लेते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो याद रखिएगा, अब से कभी मत भूलिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है, और मैं गारंटी देता हूं 90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होगा। 90% लोग से पूछेगा ये कहेंगे 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है। भाई साहब लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री पद का चुनाव कभी नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो पद है उसका इलेक्शन होता है, सॉरी सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं। समझ में? तो वही चीज है कि मतलब ब्रिटेन में वो चीजें वंशानुगत है, लेकिन भारत में वो चीजें वंशानुगत नहीं है। तो हमने सब जगह से चीजें ली, लेकिन हमने उसको अपने समाज के हिसाब से ही लागू किया कि हमारे समाज में जैसी चीजें चल रही है हम उस हिसाब से ही क्या करेंगे, लागू करेंगे।